सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज से हम अपनी लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फॉर क्लास 11th। तो आज से हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ साइकोलॉजी। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये लेक्चर किस किस को देखना चाहिए। ऑब्वियसली क्लास 11th के स्टूडेंट तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उनका तो सब्जेक्ट है, उनका सिलेबस है, वो करेंगे। क्लास 12th के स्टूडेंट फॉर रिवीजन, क्योंकि बेसिक्स तो आने चाहिए। प्लस कोई भी नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो वो ये देख सकता है टू क्लियर देयर कंसेप्ट्स। कोई साइकोलॉजी के बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो वो भी देख सकते हैं। तो आज से हम इस सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। सबसे बेसिक से ही शुरू करेंगे। जो बेसिक है वो हमने एनसीईआरटी से लिया है, बट एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा कंप्रेस्ड है। काफ़ी सारे कंसेप्ट्स काफ़ी कम कंटेंट में प्रोवाइडेड हैं। हम एक एक चीज़ को बहुत ही एलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है साइकोलॉजी। इस टर्म को ही समझना हम पूरा कोर्स करेंगे और ये टर्म ही हम पूरे कोर्स में समझेंगे। साइकोलॉजी, अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो साइकोलॉजी कुछ नई चीज़ नहीं है। साइकोलॉजी वही है जो हमारे साथ रोज़ हो रही है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम देखते हैं, आसपास ही है हमारे। बस एक जगह कंसेप्ट्स को हमें इकट्ठा करके प्रोवाइड कर दिया गया है। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, काफ़ी कुछ है जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले तो साइकोलॉजी को ग्रीक वर्ड्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दो वर्ड्स का मेल साइकोलॉजी है, दैट इज साइकी प्लस लोकस। तो ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं। इन दो ग्रीक वर्ड्स को कंबाइन करके हमारा साइकोलॉजी बना है। ओके। तो इनिशियली साइकोलॉजी को समझाने के लिए इन ग्रीक वर्ड्स का यूज़ किया गया, वेयर साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स स्टडी, या फिर हम कहें साइंस। ओके। तो कंबाइनली इसको क्या कहा गया? स्टडी ऑफ सोल इज साइकोलॉजी। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर छोटी सी डेफिनेशन में इन्होंने साइकोलॉजी को सम अप कर दिया कि सोल की स्टडी को साइकोलॉजी कहा गया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी। देखो, कोई भी फील्ड है हमारा नॉलेज का, कोई भी डिसिप्लिन है, कोई भी, ओके, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एनीथिंग, साइकोलॉजी हो गया इन पर्टिकुलर, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, कोई भी डिसिप्लिन हो गया, उसमें कोई भी थ्योरी जब दी जाती है ना, मान लो किसी एक साइंटिस्ट ने या किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने कोई थ्योरी दी, ओके, उसने थ्योरी दे दी। अब जो बाकी साइकोलॉजिस्ट है या रिसर्चर्स हैं, ओके, मान लो रिसर्चर्स हैं जो वेरियस वेरियस थ्योरीज पे या फील्ड्स में काम कर रहे हैं। अब मान लो थ्योरी 1 किसी ने दे दी, ठीक है। अब वेरियस रिसर्चर्स हैं, ये थ्योरी पब्लिश होगी, इन रिसर्चर्स ने ये थ्योरी पढ़ी। अब कुछ रिसर्चर्स होते हैं या कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई भी है जो रिसर्च कर रहा है किसी चीज़ पे, वो इस थ्योरी को पढ़ेंगे
और उनको लगा कि थ्योरी तो काम की है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं इस थ्योरी को यूज़ कर लेता हूँ और अपनी कोई नई थ्योरी जनरेट करता हूँ इस थ्योरी को यूज़ करके। ठीक है। कुछ रिसर्चर्स हो सकते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं इस थ्योरी को। ठीक है, इस थ्योरी को वो क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे ये क्या बता दिया, ये तो गलत है। तो कुछ तो उसको यूज़ करके नई थ्योरी बना देंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन के साथ। क्या कहा गया साइकोलॉजी को, क्या कहा गया था? स्टडी ऑफ सोल, ये कहा गया। लेकिन कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया, क्या प्रॉब्लम थी इसके साथ? दे तो दी थी कि हाँ सिंपल सी है, हम सोल को, आत्मा को हम पढ़ेंगे, इसी को साइकोलॉजी कह दिया गया। लेकिन इसके साथ दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि जो ये टर्म है ना सोल, ये टर्म के साथ कुछ दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि एक तो ये टर्म ना मेटाफिजिकल थी। अब मेटाफिजिकल क्या होता है भाई? मेटाफिजिकल होता है दैट समथिंग दैट गो बियॉन्ड व्हाट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू सेंसेस। ठीक है, कि कुछ अनऑब्जर्वेबल थिंग है, कुछ ऐसे ही कह दिया है, कुछ भी थिंकिंग कर दी गई है, कुछ भी गेस वर्क कर दिया गया है कि कुछ स्टडी ऑफ सोल करके है साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका कोई ऑब्जर्व्ड चीज़ तो थी नहीं। ठीक है, अनऑब्जर्वेबल चीज़ थी। तो एक तो ये था मेटाफिजिकल। दूसरा ये कहा गया कि इनविजिबल है सोल, कि किसी ने नहीं देखी आत्मा। आत्मा देखी है किसी ने? नहीं ना। तो जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते उसकी स्टडी कैसे करें? है ना, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। तीसरा था, तीसरा वही आ जाता है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना, ऑब्जर्वेबल नहीं है, कि डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो एक तो मेटाफिजिकल टर्म होगी। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपनी सेंसेस से, इनविजिबल है। ठीक है, और ये तो वही पॉइंट आ गया। तो जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते उसकी हम स्टडी कैसे करें? बात तो ठीक है। तो इस थ्योरी को काट दिया गया कि नहीं, ये डेफिनेशन तो नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया था। फिर किसी ने काम किया कि चलो भाई सोल वाली तो गलत होगी, अब कुछ और लेके आते हैं। सोल के बाद क्या आया सेकंड? सेकंड आया माइंड। क्या क्या कहा गया साइकोलॉजी को? दैट साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, अब माइंड का भी कुछ हमारे को क्लियर नहीं था कि माइंड क्या होता है। ठीक है, अगेन इसके साथ क्या प्रॉब्लम आई? माइंड क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अनक्लियर कॉन्सेप्ट है। और क्या प्रॉब्लम थी? कि हम माइंड को भी डायरेक्टली सी नहीं देख नहीं सकते। कांट ऑब्जर्व माइंड डायरेक्टली, है ना। मुझे पता है आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि माइंड तो ब्रेन ही होता है ना, दिमाग ही तो होता है, दिमाग को तो देख सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी हम थोड़ी देर में ही ये कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव क्या होता है? अब स्पेक्यूलेटिव होता है समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब अनसर्टेन है, कुछ अच्छे से पता नहीं है माइंड के बारे में। ओके, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ गई। और सोल और माइंड के साथ क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? एक्चुअली अगर मैं दोनों को ही इकट्ठे करके, क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लमेटिक थे ना, सोल एंड माइंड,
तो इन दोनों में क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहले तो मेटाफिजिकल था जो हमने पढ़ा, ठीक है। सेकंड क्या था? मेटाफिजिकल वाज दैट कांट बी ऑब्जर्व्ड बाय सेंसेस, कि हम उसे देख नहीं सकते, यही ना, कि कुछ इनविजिबल है तो उसे हम पढ़ेंगे कैसे, उसकी स्टडी कैसे करेंगे। सेकंड था अनसाइंटिफिक था, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, सब कुछ साइंटिफिक चाहिए हमें। तो अनसाइंटिफिक था कि कोई मेथड ही नहीं था कि इसको प्रूव कर दे सोल के बारे में, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई मेथड नहीं जिससे कि, या कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, है ना। किसकी? सोल या माइंड की? कैसे मेजर करें सोल को या माइंड को? एक तीसरा जो प्रॉब्लम था वो था सब्जेक्टिविटी। अब देखो, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे शुरुआत में ही आ गया है तो मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म in field of psychology. There are two specific terms in general, okay, and they are very important, both are very important. First is subjectivity and second is objectivity. Okay, तो सब्जेक्टिविटी क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? साइकोलॉजी में ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब्जेक्टिविटी इज पर्सन स्पेसिफिक, ठीक है। अब पर्सन स्पेसिफिक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही ले लेते हैं हम सोल और माइंड का कंसेप्ट, क्योंकि अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन दी गई? दैट साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल और साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड। अब क्योंकि ये मेटाफिजिकल टर्म थी, दैट इज इट इज इनविजिबल, वी कांट सी इट डायरेक्टली, है ना। तो सब्जेक्टिविटी क्या थी कि हर एक पर्सन का अपना अलग अलग ओपिनियन था सोल और माइंड को लेके, ठीक है। किसी ने कहा कि सोल उसके रिस्पेक्ट में कुछ है, किसी ने कहा सोल उसके रिस्पेक्ट में कुछ है। तो पर्सन स्पेसिफिक होगी, है ना, कोई एक जनरलाइज्ड टर्म नहीं थी सोल। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिविटी इज यूनिवर्सल। ऑब्जेक्टिविटी एक यूनिवर्सल चीज है, एक जनरलाइज्ड चीज है। लुक, कोई भी थ्योरी होती है या कोई भी रिसर्च होती है, दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ऑब्वियसली। ये नहीं है कि हमने कोई थ्योरी बना दी जो एक दो लोगों पे ही काम कर रही है, एज अ होल काम नहीं कर रही। हम कोई भी थ्योरी बनाते हैं, कोई भी डेफिनेशन देते हैं, वो इस तरह की देते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर हो, वो यूनिवर्सल हो। वो अगर इंडिया में काम आ रही है तो वो अमेरिका में भी आनी चाहिए, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल चीज़ की तरफ ही हम टेंड करते हैं, हम कोई सब्जेक्टिविटी चीज़ की तरफ टेंड नहीं करते, स्पेशली इन केस ऑफ रिसर्च। और साइकोलॉजी तो अपने आप में इतना बड़ा ब्रांच है, तो उसमें सब्जेक्टिविटी, वो भी उसकी डेफिनेशन में हम कैसे लेके आ सकते हैं? तो डेफिनेशन मस्ट बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सो आई होप कि आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हुई होंगी। सो आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हमारे सोल और माइंड टर्म्स के साथ। फर्स्ट वॉज मेटाफिजिकल, नॉन ऑब्जर्वेबल, इनविजिबल थे। सेकंड इज अनसाइंटिफिक, कि कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं था हमारे अरे जब इनविजिबल ही है, कोई चीज़ हमें दिख नहीं रही है, तो ना तो हम, मतलब अगर एक्सपेरिमेंट हो भी तो हम किसी बिना दिखने वाली चीज़ पे क्या एक्सपेरिमेंट करें, क्या मेजरमेंट करें। और तीसरा सब्जेक्टिव इन नेचर था, है जितने मुंह उतनी बात, वो वाली बात होगी थी इसमें, कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन थी सोल और माइंड की, कोई हमारे पास यूनिवर्सल चीज़ नहीं थी, कोई जनरलाइज चीज़ नहीं थी। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, है ना। अब आता है तीसरा वाला पार्ट, मतलब जो तीसरी डेफिनेशन आई, ऑब्वियसली काफ़ी सारी डेफिनेशंस आई,
एज आई टोल्ड यू कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया एक दूसरे को, सबने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी. सो जो हमारा थर्ड डेफिनेशन आया, दैट वाज गिवन बाय विलियम वुंडेट. ओके, सो इन 1879. अब इनके बारे में एक आपका क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी, दैट हु is known as father of experimental psychology. He is known as father of experimental psychology. ओके, तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी. अब ये कुछ नया कंसेप्ट लेके आए, ये थोड़ा सा अब साइंटिफिक चीज़ लेके आए. क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कुछ नया कंसेप्ट दिया जो समझ आने लायक था, जो कि यूनिवर्सल कहा जा सकता था, बट प्रॉब्लम उसमें भी थी. तो लेट अस सी दैट हाउ विलियम वुंडेट डिफाइंड psychology. So he said psychology is study of consciousness. कुछ नया टर्म आया, कॉन्शियसनेस. अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है आर इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड एनवायरनमेंट. ओके, ये नहीं जा रहा है तो आई गेस हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहिए. So, what is consciousness? Immediate awareness of experience, thoughts, and environment. Okay. For example, right now you are listening me, है ना, आप सब मुझे सुन रहे हैं. तो what are you people conscious of? You are conscious of my words, कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर कॉन्शियस ऑफ द वर्ड्स दैट आई एम स्पीकिंग, योर थॉट्स अबाउट देम. अब क्या सोच रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ उनके बारे में. या फिर आप किसी और चीज़ से भी कॉन्शियस हो सकते हैं. शायद आपके आसपास, आप जहाँ पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ नॉइस हो, कोई म्यूज़िक चल रहा हो बैकग्राउंड में, आसपास कहीं शादी हो रही हो, वहाँ से आपको कोई म्यूज़िक की आवाज़ आ रही हो. तो किस चीज़ के लिए आप कॉन्शियस हो, किस चीज़ में आपकी अवेयरनेस है. ओके, तो what he tried, who? William Wundt, what he tried to understand, he tried to understand what we are aware of and how we became aware of them. ठीक है, तो इन्होंने जो मेथड यूज़ किया ना कॉन्शियसनेस को स्टडी करने का, वो था इंट्रोस्पेक्शन. अभी इंट्रोस्पेक्शन क्या है, ये वर्ड लिया गया लैटिन से. ओके, तो अगेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज इंट्रो प्लस स्पेक्ट्रे. सो वेयर इंट्रो मीन्स विद इन, मैं इधर लिख देती हूँ ऊपर with a different color so that you can, if you want, make notes. Within, and spectre means to look. So combinedly अगर हम देखें तो what is introspection? It is looking within. क्या मेथड यूज किया?
इंट्रोस्पेक्शन क्या स्टडी करने के लिए? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्यों स्टडी करनी है? क्योंकि उन्होंने ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी, दैट साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो साइकोलॉजी में इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब हुआ फिर? अब एग्जामिनिंग वंस ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ ये डेफिनेशन। ओके, सो व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन in context with psychology? Okay, so इतना छोटा आई गेस ठीक रहेगा। इंट्रोस्पेक्शन इज एग्जामिनिंग one's own thoughts, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसे अपने एंड से करेक्ट कर लेना। फीलिंग्स एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो ये इंट्रोस्पेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट विद साइकोलॉजी है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको इंट्रोस्पेक्शन समझाऊं, है ना, अभी आपकी कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पे अच्छा ड्राइंग हो नहीं रहा है, तो जस्ट मैंने आपको ये इमेज दिखाई। ओके, हाँ, मैंने आपको ये एक इमेज दिखाई, दैट इज अ रेड फ्लावर। ओके, ये इमेज मैंने आप सबको दिखाई। तो अब मैंने कहा कि आप बताइए आपने इस इमेज को देख के क्या इंटरप्रेट किया। ठीक है, तो कोई कहेगा कि मैम मुझे तो रेड कलर का एक फूल सा दिख रहा है। कोई कहेगा मैम ये तो अच्छा दिख रहा है, ऑल्दो ये अच्छा है नहीं। कोई कहेगा कि मैम मुझे तो ये कुछ कुछ रोजेस जैसा लग रहा है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कॉन्शियसनेस काम की, सबने अपना अपना दिमाग लगाया, सबने, ठीक है, कुछ कुछ जिसने भी जो इंटरप्रेट किया। तो ये ही इंट्रोस्पेक्शन है कि मैं आप सबके थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को क्या आपने प्रोसेस किया है, जो भी मैंने आपको टास्क दिया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये इंट्रोस्पेक्शन हो गया कि मैंने आपकी कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्ट किया। ठीक है, अब इस मेथड ने इंट्रोस्पेक्शन जो है, जैसे कि अभी हमने दो टर्म्स पढ़ी थी ना, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, तो आपको अभी जितना समझ आया इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, तो इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इट इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, है ना। सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन था, कोई जनरलाइज्ड ओपिनियन थोड़ी था। किसी ने कहा होगा मैम ये तो रोज़ जैसा दिख रहा है, किसी ने कहा मैम इट इज़ अ रेड फ्लावर, किसी ने कहा मैम ये तो अच्छा दिख रहा है, कुछ तो है, किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या है। तो सबका अपना अपना ओपिनियन था, तो मतलब सब्जेक्टिव था ये, सब्जेक्टिव इन नेचर। किस तरह का था ये इंट्रोस्पेक्शन? सब्जेक्टिव इन नेचर। अब थोड़ा सा मैं इसे डिफरेंट डायमेंशन में कनेक्ट करके दिखाऊंगी आपको। दो इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, बट आप थोड़ा अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो ही आप अच्छे से जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो समझ पाएंगे। तो हम स्टेप वाइज चलेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए, तो हमें अच्छे से क्लियर होता जाएगा। एंशियंट टाइम में साइकोलॉजी को है ना फिलोसफी से ही कनेक्ट किया जाता था। साइकोलॉजी इज इक्वल टू फिलोसफी।
साइकोलॉजी कुछ अलग नहीं माना जाता था। फिलोसफी मतलब कि ऐसे ही एजम्पशंस पे, गेस वर्क पे काम होता था। जैसे कह दिया कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल, ये कह दिया। अब सोल किसी ने देखी थोड़ी है, किसकी स्टडी करे भाई, सोल तो कह दिया। अब सोल है क्या, एक ऑब्जेक्टिविटी हमें चाहिए ना सोल की। तो जो सोल वाला कंसेप्ट था ना, वो प्योरली फिलोसफिकल कंसेप्ट था, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में। लेकिन साइकोलॉजी जैसे जैसे इवोल्व हुई, जैसे कि विलियम वुंडेट का ही हम कंसेप्ट ले लें, है ना, उन्होंने एक नया मोड़ दिया साइकोलॉजी को, ठीक है, क्योंकि इनसे पहले तो सोल कह दिया था या फिर माइंड कह दिया था, है ना, पूरा गेस वर्क था, कोई मतलब साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक ऐसे ही एजम्पशन करके कह दिया कि सोल की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन इन्होंने एक नई दिशा दिखाई साइकोलॉजी को। अब साइकोलॉजी बदलने लगी थी। किस तरह से, साइकोलॉजी में अब डाटा कलेक्शन होना शुरू हो गया था। कैसा डाटा कलेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन से। हमने अभी देखा ना, जैसे कि मैंने ही एग्जांपल दिया आपको एप्पल का, सॉरी एप्पल नहीं, फ्लावर का। मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया और आप सभी को इंट्रोस्पेक्ट किया, आपकी कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए मैंने डाटा कलेक्ट किया, है ना, चाहे वो सब्जेक्टिव ही हो नेचर में, लेकिन मैंने कुछ तो किया। मैंने ऐसे ही कुछ भी एजम्पशन पे नहीं कह दिया है, मैंने आप सभी के रिस्पॉन्सेज का एज अ डाटा कलेक्ट किया। ओके, तो अब साइकोलॉजी एक नए अवतार में आ गई थी, हम कहें तो, ठीक है। विलियम वुन्नेट के बाद क्या क्या हमने बदलाव देखे, तो मैं पेन कलर चेंज कर लेती हूँ। सो फर्स्ट वॉज डाटा कलेक्शन हुआ, साइकोलॉजी ने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, किस तरह का, मेंटल प्रोसेस को यहाँ लिख देती हूँ, रिकॉर्डिंग मेंटल प्रोसेसेस, है ना, अलग अलग आपके हमने व्यूज़ देखे, अलग अलग एक फ्लावर की इमेज को देख के। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से हम एक ऑब्जर्वेबल चीज़ों पे आ गए हैं, है ना, ऑब्जर्वेबल कंसेप्ट पे आ गए हैं हम। पहले एब्स्ट्रैक्ट था, कुछ क्लियर नहीं था, अब हम ऐसी चीज़ें देख रहे थे जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड था, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पेक्यूलेशन से हम एक्सपेरिमेंटेशन पे आ गए। इंट्रोस्पेक्शन एक्सपेरिमेंट ही तो था कि हमने एक स्टिम्युलस दिया, स्टिम्युलस मतलब हमने आपको एक इमेज दिखाई, या उन्होंने जो भी किया होगा अपने टाइम पे, तो उसको अलग अलग लोगों को दिखाया और उनके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट किए, है ना। स्पेक्यूलेशन क्या था, अभी हमने डिस्कस किया था ना पीछे, इट इज़ गेस वर्क, गेस किया या कोई सोचा, किसी ने कुछ थिंकिंग थी किसी की, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ था एजम्पशन से हम किस पे आ गए, डाटा पे आ गए। मज़ा आ रहा है, पहले तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही बोल दिया गेस करके किसी ने कि हाँ स्टडी ऑफ सोल होगा, लेकिन नहीं, विलियम वुंडेट ने एक्सपेरिमेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया वाया इंट्रोस्पेक्शन। ओके, अब अगेन लोग क्रिटिसाइज करने पहुंच गए इनको, ठीक है,
कुछ रिवॉल्यूशनरी लेके आए थे ये, बट स्टिल फेस्ड क्रिटिसिज्म। कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्रिटिसिज्म भी क्या था कि देखो, क्रिटिसाइज करना अच्छा है इन अ पॉजिटिव वे, कि कोई थ्योरी अगर किसी को लग रही है कि गलत है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली सबको अपने ओपिनियन रखने चाहिए। जैसे कि इसमें भी उनको क्रिटिसाइजेशन मिला, क्या क्या, लेट अस डिस्कस दैट। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स विद इंट्रोस्पेक्शन? So first one was subjectivity, obviously. अब देखो, हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए थी कि जो जनरलाइज्ड हो, जो हर जगह एप्लीकेबल हो। अब कोई एक स्टिमुलस दिखा दिया और उसके रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर लिए, सबके अब अलग अलग रिस्पॉन्सेज आए ना, कोई एक जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स तो नहीं निकला उससे। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई कि आपने ठीक है कुछ अलग सोचा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, क्या? सब्जेक्टिव। सेकंड था अनरिलायबल। सॉरी, अनरिलायबल होता है ये, अनरिलायबल। अभी अनरिलायबल क्या होता है, देखो, साइकोलॉजी में आप आगे भी पढ़ेंगे ये टर्म्स, बट क्योंकि अब ये टर्म यहाँ आ गई है तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। अनरिलायबल क्या होता है कि अगर, मैं देखती हूँ, रिलायबिलिटी हम देखते हैं, रिलायबिलिटी, उसके बाद अनरिलायबल पढ़ेंगे। रिलायबिलिटी होती है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, चाहे वो साइकोलॉजी में ना हो, किसी और फील्ड का भी एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, अगर कंट्रोल्ड सिचुएशंस में या फिर मैं कहूँ कि सेम कंडीशन में, सेम पैरामीटर्स में उसे रिपीट किया जाए उस एक्सपेरिमेंट को, तो रिजल्ट सेम आने चाहिए, तो वो एक्सपेरिमेंट रिलायबल होता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन कि रिलायबिलिटी क्या होती है, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट को अंडर सेम सर्कमस्टांसेस हम रिपीट करें, लेट्स से n नंबर ऑफ टाइम्स हम उसे रिपीट करें, तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो सेम आने चाहिए। दिस इज रिलायबिलिटी। एंड ऑब्वियसली कोई भी थ्योरी अगर हम दे रहे हैं या कुछ भी हम ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो आगे इन अ जनरल वे यूज़ होगा, वो रिलायबल तो होना ही चाहिए ना, कि वो चाहे कितनी बार भी हम रिपीट करें तो रिजल्ट सेम आने चाहिए। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन तो अनरिलायबल हो गया, क्योंकि सब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो रिलायबल कैसे हो सकता है? हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे, इनफैक्ट अगर हम सेम सेट ऑफ डाटा लें, सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन लें, अगर हम सेम ही लोगों को लें, एक बार हमने कोई टास्क दिया उनको, उनका कुछ ओपिनियन आया, देन अगेन हमने सेम ही लोगों को सेम टास्क दिया, क्या पता उनका कुछ टाइम बाद कुछ ओपिनियन बदल जाए, तो ये तो अनरिलायबल हो गया। एक्सपेरिमेंट जो हमने कंडक्ट कराया उसके रिजल्ट चेंज हो गए। लेकिन एक अच्छी थ्योरी के लिए, अच्छे एक्सपेरिमेंट के लिए वो रिलायबल होना चाहिए, ऑब्वियसली। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे इंट्रोस्पेक्शन के साथ। फिर अब प्रॉब्लम आई, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन लेके पहुंच गए कौन? जॉन वॉटसन। ये अपनी डेफिनेशन लेके 1913 में, है ना, सब एक दूसरे के पीछे लगे थे, सब अपनी अपनी रिसर्च पे काम कर रहे थे। इन्होंने क्या डिफाइन किया अब साइकोलॉजी को? इन्होंने अपनी अलग डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। इन्होंने ये कहा, ठीक है। तो रीजन क्या दिया इन्होंने?
इसका रीज़न दिया कि बिहेवियर जो है ना वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या है, ऑब्जर्वेबल है ना। सबके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम अपने आसपास, मेजर भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। वेरीफाई कैसे करेंगे? मान लो किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पर्सन, इसको लेट्स से लिजार्ड से डर लगता है, दिस पर्सन इज़ मी, ओके। तो इसको छिपकलियों से डर लगता है। अब किसी को ये चीज़ वेरीफाई करनी है, तो वो एक छिपकली लेके आया, नकली ले लेते हैं, और उसने मेरे ऊपर फेंक दी। तो मेरा बिहेवियर क्या आया उसके बाद? मैं डर गई, फियर, जो कि मेरे बिहेवियर में दिख सकता है। मैंने चिल्लाया, या मैं रोने लग गई, या मैं बेहोश हो गई। तो ये सब क्या थे? ये मेरे फियर के आउटकम्स थे। तो वेरीफाई हो गया मेरा बिहेवियर, हो गया ना। तो जॉन वॉटसन बहुत चालाकी से एक नई डेफिनेशन लेके आए कि अच्छा, सोल और माइंड की जो थ्योरी थी वो ऑब्जर्वेबल नहीं थी, उसको मेज़र नहीं कर सकते थे, वेरीफाई नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे सोल को। बिहेवियर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बिहेवियर को मेज़र भी कर सकते हैं, बिहेवियर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दे दी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब ठीक भी लग रही है कि हाँ, ठीक लग रही है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसकी क्या लिमिटेशंस थी? अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? पहला तो ये कि मेंटल प्रोसेस के बारे में तो कुछ पता ही नहीं लगा कि ठीक है, हमने कोई स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिया और उसके रिगार्डिंग कोई भी हमने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लिया, मेज़र कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया, वेरी गुड। लेकिन उसमें मेंटल प्रोसेस क्या इन्वॉल्व्ड थे, कोई हमें पता ही नहीं लगा। मेंटल प्रोसेस कैसे कैसे? सोच क्या रही होगी उसकी, थिंकिंग क्या थी, है ना। या फिर मेमोरी भी काम करेगी। अब ये मेरी मेमोरी में ही तो स्टक था ना कि मेरे को छिपकली से डर लगता है। ये मेरी मेमोरी थी, मेरी क्या सोच रही होगी छिपकली को देख के, कि मैंने जो भी बिहेवियर किया उसको देख के, वो बिहेवियर करने में मेरी सोच क्या रही होगी, क्या मेरी मेमोरी में उसकी इमेज बनी हुई है। इससे तो कुछ पता नहीं लगा, कोई रीज़न पता नहीं लगा, है ना। तो ये तो लिमिटेशंस होगी। मतलब एक कुछ तो पता लगा कि हाँ कुछ तो है, बिहेवियर कुछ तो हो सकता है, बिहेवियर से रिलेटेड हाँ कुछ तो है, लेकिन ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन इट थोरोली। तो अब इनके बाद हमारी जो मॉडर्न साइकोलॉजी की डेफिनेशन आई, जो हम अपने एग्जाम्स में भी लिखने वाले हैं, वो क्या है? ये हमारी कौन से नंबर की होगी? फिफ्थ नंबर की डेफिनेशन होगी ना। फर्स्ट वन इज सोल, सेकंड माइंड, थर्ड विलियम वुननेट लेके आए क्या? कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। देन हमारे जॉन वॉटसन लेके आए बिहेवियर का कंसेप्ट। फिफ्थ है जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है, जो हम अपने एग्जाम्स में भी लिखने जाएंगे, और वो क्या कहती है हमें? ये बहुत चतुरता से बनाई गई ये डेफिनेशन। कह अच्छा तुमने बिहेवियर को भी नकार दिया। तो इन्होंने क्या कहा? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ mental processes, experiences and behavior.
in different context is psychology. ठीक है, तो इन्होंने मेंटल प्रोसेस को भी इन्वॉल्व कर दिया, एक्सपीरियंस को भी इन्वॉल्व कर दिया और बिहेवियर को भी इन्वॉल्व कर दिया इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी साइंटिफिक स्टडी रहेगी मेंटल प्रोसेस की, हमारे एक्सपीरियंस के, और जो हमारा बिहेवियर है उसी को साइकोलॉजी कहा गया। इन एडिशन टू दिस डेफिनेशन एक चीज और मेंशन की गई, वो क्या था कि इन डूइंग सो इट यूजेस मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस to obtain data systematically। है ना, ये हमारी एनसीईआरटी में ही मेंशन है। इस वाले पोर्शन को मुझे पता है काफ़ी डाउटफुल रहा होगा आपके लिए टू अंडरस्टैंड दिस। इसको हम थोड़ी देर बाद या फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी देखते हैं लेक्चर कितना बड़ा होगा, इसको हम बाद में कवर करेंगे। इसको कवर करने से पहले जो हमारी डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी साइकोलॉजी की, उसमें जो 4 कंपोनेंट्स आए हैं, जिन 4 कंपोनेंट्स का जिक्र हुआ है, हम पहले उनको एक बार वन बाय वन समझ लेते हैं, फिर इसको पूरा सम अप करेंगे, फिर हम अपना बायोलॉजिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे कि कैसे बायोलॉजिकल और सोशल साइंस को यूज़ किया गया है साइकोलॉजी में। ठीक है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लेट अस इलेबोरेट ईच of the 4 components in detail one by one। So first one जो हमारा यूज हुआ है वो है साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमें तो लगा था कि साइकोलॉजी एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट होगा, तो साइंटिफिक स्टडी कैसे यूज कर रहे हैं ये। सो साइंटिफिक स्टडी से क्या मतलब है। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी से मतलब है कि साइकोलॉजी जो है ना वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कह देती है कि हाँ मुंह उठाया और कोई भी थ्योरी दे दी। नहीं, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमारी थ्योरीज जो हैं वो जनरेट होती हैं। सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मेथड। Systematic and scientific methods are used to gather knowledge, data, ठीक है, ऐसे ही नहीं गैस वर्क पे ही काम नहीं करती है अब हमारी साइकोलॉजी। वो शुरू में हो गया, जो शुरू में था वो हो गया है, अब पूरा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक ऑर्डर में काम करती है। ठीक है, देर आर वेरियस मेथड्स यूज होते हैं इस सब को करने में। फ्यू मेथड्स, वैसे है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर, बट हम अपने बेसिक्स क्लियर करते हुए चलेंगे। तो कुछ मेथड्स जो हैं वो क्या हैं साइकोलॉजी में। टू गैदर डाटा, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स हो गए, है ना, लैब में, कि लैब में हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर सर्वे की हमने, या फिर केस स्टडी की, कोई भी एक पर्टिकुलर हमें केस दे दिया गया, उसके रिगार्डिंग हमने अपनी रिपोर्ट जनरेट की, या फिर ब्रेन इमेजिंग की।
ब्रेन इमेजिंग क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। ओके, अब मैं थोड़ा और एलेबोरेट करूँगी कि वाई साइकोलॉजी इज कॉल्ड साइंस हेयर इन दिस डेफिनेशन। ठीक है, बस आपको थोड़ा समझाने के लिए। देखो, साइंस का क्या मतलब है? साइकोलॉजी एक साइंस क्यों है? क्योंकि वो एक साइंटिफिक मेथड पे रिलाई करता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ऐसे ही कुछ भी गैस वर्क करके नहीं कह दिया है कि हाँ ये एक थ्योरी बना लेते हैं, ऐसे कुछ भी। पूरा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि वो ऑर्डर क्या होता है, देखो, सबसे पहले मैं बता ही देती हूँ। ऑर्डर, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई की जाती है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इस पे हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिव्यू लिटरेचर। अब प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर दी कि इस पे काम करना है। ठीक है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है, इसके बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है, इसके बारे में हमें इंटरप्रिटेशंस देनी है, अपनी कुछ थ्योरी देनी है, या कुछ भी अपना पेपर पब्लिश करना है, या कुछ भी हमें करना है। सबसे पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने सारी लिटरेचर पढ़ी। लिटरेचर, सॉरी, आई एम वेरी बैड विद स्पेलिंग्स। ठीक है, लिटरेचर को रिव्यू किया हमने। जो भी हमने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया ना, उससे रिलेटेड हमें जो भी रिसर्च लिटरेचर मिली, हमने वो, लाइक कोई भी बुक हो गई, किसी की थीसिस हो गई, ठीक है, किसी का कोई रिसर्च पेपर हो गया उससे रिलेटेड किसी चीज़ पे, ठीक है, या कुछ भी कंटेंट मिलता है अपने रिसर्च प्रॉब्लम, तो उस लिटरेचर को रिव्यू किया जाएगा, उसके बारे में पहले अच्छे से पढ़ा जाएगा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, हम इस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। फिर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब हमने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम देख ली, ये प्रॉब्लम है, इस पे हमें काम करना है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, हमें कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस हम कोई भी एक टेंटेटिव चीज़ को जनरेट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, क्या है हाइपोथेसिस? कि अभी ये पक्की नहीं है, हम टेंटेटिव काइंड ऑफ चीज़ है। ठीक है, जैसे डेट शीट्स नहीं आती, टेंटेटिव डेट शीट्स, कि अभी पक्का नहीं है पर ये है, अपना इससे के हिसाब से तैयारी कर लो। रिसर्च क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे कि हाँ हम इन क्वेश्चन पे, और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लेंगे कि हाँ कुछ कुछ ऐसा हम करने वाले हैं। मतलब टेंटेटिव फ्रेमवर्क, एक तरह का फ्रेमवर्क बना लेंगे हम अपनी रिसर्च का। ठीक है, फ्रेम सा बना लेंगे कि हाँ हम इस डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। सॉरी। फोर्थ इज रिसर्च डिज़ाइन एंड प्लानिंग। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर स्टेप ही इम्पोर्टेंट है कि एक सिस्टमेटिक वे में हम चल रहे हैं, हम रिसर्च को डिज़ाइन कर लेंगे कि हम इस डायरेक्शन में काम करने जा रहे हैं, पूरा प्लान कर लेंगे। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हम रिसोर्सेज को
ना जाने में, अजाने अनजाने में ही वेस्ट कर देंगे, अपना टाइम को वेस्ट करेंगे। कि हमने चलो हाइपोथेसिस बना ली, हमने क्वेश्चंस बना लिए, अब हम कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहे हैं, कोई हमने प्लानिंग नहीं किया है, कुछ नहीं किया है ना। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने केस में भी देखो, आप 11th में हो, फॉर एग्जांपल आपको अपने सीनियर्स को फेयरवेल देनी है, 12th क्लास के बच्चों को फेयरवेल देनी है। तो अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, एक डिज़ाइन नहीं बनाओगे, एक फ्रेमवर्क नहीं बनाओगे कि हाँ हमें इस सीरीज में काम करना है, लाइक अगर हम इन पर्टिकुलर कुछ देख ले कि स्टेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ना, कि कौन एंकरिंग करेगा, यही डिफाइंड नहीं है, या फिर डिफाइंड है तो ये नहीं पता है कि शुरुआत कैसे करनी है, किसको इनवाइट करना है, अब कौन सा इवेंट करवाना है, अब क्या करवाना है, अब क्या करवा, अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे तो सब खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही रिसर्च में होता है कि हम पहले थोड़ा सा एक टेंटेटिव सा फ्रेमवर्क बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हम अपना काम करना शुरू करेंगे और इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। देन फिफ्थ इज डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। अब इसका क्या मतलब है? अरे भाई हम साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं, हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन है, लोग हैं, लोगों को स्टडी करना है, हमें उनके बिहेवियर को स्टडी करना है, उनके एक्सपीरियंस को स्टडी करना है। तो हम अपना जो सैंपल है उसको डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट इज डाटा कलेक्शन। डाटा को कलेक्ट करेंगे, जो भी हम उनको टास्क देंगे उसके रिगार्डिंग वो जो भी रिस्पॉन्स हमें देंगे, है ना। डाटा कलेक्शन में अगर मैं इन जनरल टर्म बोलूँ तो स्टिम्युलस प्लस रिस्पॉन्स, कि हम कुछ उनको टास्क दे रहे हैं, मतलब स्टिम्युलस दे रहे हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज डाटा एनालिसिस, है ना। अब जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करेंगे, यही तो होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। अब हमने जो डाटा एनालाइज किया है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट मतलब कि जो हमने रिसर्च क्वेश्चंस प्लान किए थे उसके हिसाब से हमारा क्या हमने एनालाइज किया और क्या उसकी फाइंडिंग्स निकल कर आई, है ना। बेसिकली फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे। इस और इसी स्टेप में हम क्या देखेंगे, हम ये इवेल्युएट करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो फाइंडिंग्स आई हैं वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही हैं कि रिफ्यूज़ कर रही हैं, कि जो हमने हाइपोथेसिस या क्वेश्चंस डिज़ाइन किए थे, ये जो फाइंडिंग्स आई हैं ये उसके सपोर्ट में आई हैं या फिर रिजेक्ट कर रही हैं उसको, कि उसके रिस्पेक्ट में तो कुछ आया ही नहीं है, कुछ और ही निकल के आ गया है, जो हमने सोचा था वो तो हुआ नहीं, कुछ और ही हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इज रिपोर्ट राइटिंग। अब जब हमने इंटरप्रेट कर लिया है तो हम अपनी पूरी रिपोर्ट लिख देंगे, जो भी हमने जितने भी प्रोसेस किए हैं सब कुछ हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे। एंड द लास्ट इज कंक्लूजन, जो भी कंक्लूड किया है कंक्लूड कर देंगे अपनी रिपोर्ट को। तो देख रहे हो कि, और ये तो जस्ट एक जनरलाइज्ड स्टेप्स थे, 10 स्टेप्स, मैंडेटरी स्टेप्स, ये तो होते ही होते हैं। तो हम अब नहीं कह सकते कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो गेस वर्क पे काम करती है। गेस वर्क पे काम नहीं करती, वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे में चलती है ना। देखा ना हमने, सच में ऐसे ही काम होता है इसमें। सॉरी। तो फीचर्स क्या हैं साइंटिफिक स्टडी के? फीचर्स क्या हुए? सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिविटी आ गई, है ना, कि एक हम यूनिवर्सल चीज दे रहे हैं जो सब पे लागू हो, सब पे ना हो बट एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे तो एटलीस्ट लागू हो, ये ना हो कि एक दो लोगों तक ही सीमित हो। ऐसी थ्योरी का हम करेंगे भी क्या। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन,
सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन की हमने, है ना, पूरा सिस्टमेटिक मेथड अभी हमने स्टडी किया। देन इज रिलायबिलिटी, ये भी हमने पढ़ लिया क्या होता है, कि एक्सपेरिमेंट अगर सेम सर्कमस्टांसेस, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन के अंडर अगर बार बार रिपीट किया जाए तो इट शुड प्रोवाइड अस सेम फाइंडिंग्स, सेम रिजल्ट्स, सेम कंक्लूजन्स, ओनली देन इट इज़ रिलायबल। तो अगर हम साइंटिफिक अप्रोच से चलेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी रिलायबल। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है, कुछ नया दिख रहा है। वैलिडिटी होता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी जिस चीज़ का दावा कर रही है कि ये स्टडी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएगी, तो वो किस एक्सटेंट तक बता रही है उसके बारे में, मतलब जो फाइंडिंग्स है या जो रिजल्ट्स है वो जेन्युइनली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस फिनोमिना को जिसे हमने स्टडी किया है। ओके, नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी। ऑब्वियसली जनरलाइज्ड होनी चाहिए टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर हम देखें वैसे तो दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, है ना, कि बेसिकली क्या साइंटिफिक स्टडी से मतलब है कि एक जनरलाइज्ड हमारे पास थ्योरी आ जाए जो सब पे रिलायबल हो या फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे रिलायबल हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि एक तो ये कह दें, जनरली ऐसे ही कह दे कुछ भी, कि स्ट्रेस से जो है बीमार हो जाते हैं लोग, अगर स्ट्रेस होता है ना लोगों को तो वो बीमार रहने लग जाते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को कैसे बताएंगे, वो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराएंगे और एविडेंस को कलेक्ट करेंगे ये दिखाने के लिए कि स्ट्रेस एक्चुअली कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, किस वजह से हम बीमार हो रहे हैं। एक तो बस ऐसे ही कह देना कि स्ट्रेस हो गया था इसलिए बीमार रहने लग गया, एक पूरा मतलब अच्छे से एविडेंस इकट्ठे करना, पूरे अच्छे से स्टडी कंडक्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, उसको अलग अलग सिचुएशंस में रखना, फिर देखना कि स्ट्रेस अगर इसे हो गया है किस चीज़ की वजह से हुआ है, क्या इसकी वजह है, क्या इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो आई होप ये टर्म क्लियर होगी। नेक्स्ट जो टर्म हमारी यूज़ हुई है डेफिनेशन में, दैट इज मेंटल प्रोसेस। ओके, अब मेंटल प्रोसेस क्या है, तो मेंटल प्रोसेस जो है ये क्या है, ये है हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़। व्हाट आर दे आर internal activities of mind that um, that can't be directly observed. But can be studied through their effects. समझे कि मेंटल प्रोसेस क्या है, दीज आर इंटरनल एक्टिविटीज़, जो हमारे माइंड की इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। इसको हम अभी एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम अपने मेंटल प्रोसेस को यूज़ करते हैं, लेकिन कब कब हम अपने मेंटल प्रोसेस को यूज़ करते हैं। वी यूज़ देम व्हेन वी थिंक, व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू नो और टू रिमेंबर समथिंग। ठीक है, जब हम ये अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़, जब हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, या फिर वी ट्राई टू रिमेंबर समथिंग, हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं,
या फिर जब हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, टू नो या फिर टू लर्न, या फिर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब क्या क्या यूज़ करते हैं, तब हम वेरियस मेंटल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सब सिचुएशन में और भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, अब जो एक मुझे लगता है कि आपके लिए डाउटफुल हो सकता है कंसेप्ट, वो क्या है कि दीज मेंटल एक्टिविटीज आर रिफ्लेक्टेड एज ब्रेन एक्टिविटी। अब ये ब्रेन एक्टिविटी क्या होता है और ये क्या रिफ्लेक्ट करने की बात कर रहे हो, कुछ समझ सा आया नहीं है ना? हो सकता है आपको ना समझ आया हो, इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैं कहूँ ब्रेन एक्टिविटी और एक टर्म है मेंटल प्रोसेस, तो शायद आपके मन में डाउट आ सकता है कि ब्रेन एक्टिविटी और मेंटल प्रोसेस तो क्या सेम नहीं होते? लेकिन आंसर इज नो, दे आर नॉट सेम, डिफरेंट हैं दोनों। कैसे डिफरेंट हैं देखते हैं, एक सेकेंड। दीज टू टर्म्स आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। ठीक है, अब हम समझते हैं वाई या फिर हाउ, क्यों और कैसे हैं डिफरेंट ये एक दूसरे से। देखो, जो मेंटल प्रोसेस है ना, ये क्या है, ये भी हमने देखा, ये वो चीज़ें हैं, थिंग्स लाइक थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया कि हम किसी चीज़ को रीज़न कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, रिमेम्बरिंग हो गया, कुछ याद किया हमने। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, और क्या हो सकता है, कोई इमोशन को फील कर रहे हैं, ये भी इसी में आता है मेंटल प्रोसेस में। ठीक है, तो सॉरी, रीजनिंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फीलिंग इमोशंस, ठीक है, ये सब मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, ऑल्सो जो मेंटल प्रोसेस होते हैं ना, दीज आर साइकोलॉजिकल लेवल्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल है, सब्जेक्टिव है, सबके अपने अपने होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सबका मेंटल प्रोसेस अपना अलग काम करता है, और इनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, कान बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली। एग्री कर रहे हो सब? ठीक है, लेकिन जो हमारी ब्रेन एक्टिविटीज होती हैं, दे आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दिस। ये तो हमारा मेंटल प्रोसेस था, अब मैं बात करूंगी ब्रेन एक्टिविटी की। ब्रेन एक्टिविटी क्या होता है, देखो इसमें भी लाइट डार्क चल रहा है। ब्रेन एक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द ब्रेन। कि ये क्या बात कर रहे हो मैम आप? समझते आएगा समझ अच्छे से। अब इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रोसेस से क्या मतलब है, देखो वैसे तो इतना डीप में हमें नहीं जाना है कि हम एक एक ब्रेन एक्टिविटी को समझे, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी यू शुड नो अबाउट दिस।
ओके, इसके बारे में हम अभी और भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस दैट कम्स अंडर ब्रेन एक्टिविटी जो हमें पता होने चाहिए, लाइक न्यूरॉन्स फायरिंग। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर्स बींग रिलीज्ड। अगेन अलग सिचुएशन में अलग अलग। और स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज एक्टिवेटिंग, एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज। ठीक है, ये सब ब्रेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं। दीज आर some of the electrical and chemical processes that happen in brain। ठीक है, अब देखो, एक था हमारा मेंटल प्रोसेस, और ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। क्या हो गया, हाँ, एक था हमारा मेंटल प्रोसेस और एक है हमारा ब्रेन एक्टिविटी। सो मेंटल प्रोसेस क्या थे, ये थे साइकोलॉजिकल, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी क्या है, बायोलॉजिकल। ओके, इनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ एक्टिविटीज में इनके इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इनको हम मेजर कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टूल्स टू मेजर ब्रेन एक्टिविटी। ईईजी हो गया, एफएमआरआई हो गया, या फिर पीटी स्कैन्स हो गए। ओके, these are the various tools that are used to measure brain activities। सॉरी, तो इतना तो हमें पता लग गया कि ये दोनों कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन अलग होके भी ये ओवरलैप करती हैं, इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, बोथ ओवरलैप, बट हाउ, दो दे आर डिफरेंट, बट मेंटल प्रोसेस जो हैं दे डिपेंड ऑन ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, every time you think, feel or remember, certain brain circuits get activated। ठीक है, हर बार जब भी आप सोचते हो, कुछ याद करने की कोशिश करते हो या कुछ फील करते हो ना, तो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के कुछ पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर ब्रेन एक्टिविटी ना होना तो मेंटल प्रोसेस भी नहीं होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करके हम पूरी स्टोरी पता लगा लेंगे अपने एक्सपीरियंस की, तो ये भी गलत है। बोथ आर
रिक्वायर्ड टू स्टडी साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है, दोनों ही चाहिए। अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या है दोनों में, तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत ही पहले इजी वाला लेते हैं, फिर एनसीईआरटी वाला लूंगी। इजी तो दोनों है, पर एक थोड़ा बेसिक्स है। एग्जाम्पल वन, let us suppose that let's take say remembering your friend's birthday। ठीक है, इजी है ना। तो इस टास्क में व्हाट इज मेंटल प्रोसेस एंड व्हाट इज ब्रेन एक्टिविटी, ये बताती हूँ। नेक्स्ट पेज ही ले लेती हूँ। या तो हमें क्या क्या देखना है कि मेंटल प्रोसेस क्या है। क्या है मेंटल प्रोसेस रिमेम्बरिंग योर फ्रेंड्स बर्थडे में? देखो, सबसे पहली बात तो मेंटल प्रोसेस बीइंग अ साइकोलॉजिकल लेवल है ना, हमें पता है, ये हमने भी पढ़ा था, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मेंटल प्रोसेस में क्या आएगा, यू रिकॉल द डेट। ठीक है, डेट को रिकॉल करोगे। खुश हो सकते हो आप ये सोच के कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है ना, पार्टी मिलेगी। यू मे फील हैप्पी। और आप डिसाइड कर सकते हो कि हम उसे बहुत ही स्वीट सा मैसेज भेजेंगे। ठीक है, अ स्वीट मैसेज। इस केस में हमने सोचा आप अपने फ्रेंड से बहुत दूर रहते हो, ओके, तो मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आप सबसे पहले तो डेट पे नहीं जाओगे, रिकॉल करोगे डेट कि हाँ मेरे फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है। फिर आप खुश हो गए कि वाह, अभी तो पार्टी दे रहे थे, अभी दूर बिठा दिया वो। खुश हो गए आप कि हाँ मेरे फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, वो 1 साल और बड़ा हो जाएगा। फिर आपने ये डिसाइड किया कि आप उसे एक स्वीट सा मैसेज भेजोगे। ये सब क्या थे, ये हमारे मेंटल प्रोसेस थे। अब इस सब में ब्रेन एक्टिविटी का क्या रोल था? ब्रेन एक्टिविटी ने भी तो किया होगा ना कुछ। ब्रेन एक्टिविटी के अंडर क्या आता है, अगर मैं एक जनरलाइज सी बात करूं जो समझ आ जाए हमें, जो न्यूरॉन्स हैं हमारे हिप्पोकैम्पस एरिया ऑफ ब्रेन में, दे आर फायर्ड। ठीक है, जो हमारा ये एरिया होता है ना ब्रेन का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। ठीक है, मेमोरी एरिया होता है ये हमारा ब्रेन का। यहाँ पे हमारी जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो कलेक्ट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात किया कि आपने डेट को रिकॉल किया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेन एक्टिविटी में क्या हुआ, किस तरह के न्यूरॉन्स फायर हुए, हिप्पोकैम्पस एरिया ऑफ ब्रेन से न्यूरॉन्स फायर हुए, क्योंकि वो हमारा मेमोरी एरिया था। डेट तो वहीं पड़ी होगी ना मेमोरी वाले में कि हाँ इस डेट को मेरे फ्रेंड का बर्थडे है। नेक्स्ट क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामीन। इसका तो सबको पता ही है आई गेस, है ना, बहुत कॉमन टर्म है। डोपामीन, सेरोटोनिन, दे मे बी रिलीज्ड, है ना। खुश हुए थे ना आप अभी,
मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसमें कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकले, डोपामिन जैसे, है ना, हैप्पी हॉर्मोन्स है ना ये हमारे। नेक्स्ट, सॉरी, तो अगर मैं जनरलाइज करूं कि जो रिमेम्बरिंग का एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस ऑफ रिमेम्बरिंग, वो क्या था, सॉरी, वो था मेंटल प्रोसेस, है ना। लेकिन ये हुआ क्यों है, ब्रेन एक्टिविटी की वजह से। अब मान लो आपके हिप्पोकैम्पस में डेट ही नहीं थी फ्रेंड के बर्थडे की, अगर आपको याद ही नहीं होता तो आप कैसे खुश होते, आप कैसे रिकॉल कर पाते कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे, आप कैसे मैसेज भेज पाते, है ना। तो ब्रेन एक्टिविटी से तो रिलेटेड है ना हमारा मेंटल प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हमारे एक पर्टिकुलर इवेंट, एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हुए, दे ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, है ना। तो अगर लेट्स से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल, दैट इज एग्जाम्पल 2, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, दैट इज सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम। ठीक है, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें क्या तो हमारा मेंटल प्रोसेस है, और क्या हमारा ब्रेन एक्टिविटी है, ये हम स्टडी करेंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा अच्छे से एलेबोरेट करके लिख के आ पाओ। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस में क्या क्या आएगा, एनी गेसेस, एनी गेसेस, यस। तो क्या क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम है, हम सबसे पहले तो क्या फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्या फॉर्मूला हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, फॉर्मूला हमें पता चल गया तो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेटिंग। नेक्स्ट, फॉर्मूला रिकॉल कर लिया, लिख लिया, कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर चेक करेंगे, चेकिंग आंसर। और भी हो सकते हैं इसमें स्टेप्स, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो इसमें। लेकिन ब्रेन एक्टिविटी में कुछ अलग ही कहानी चल रही है, क्या क्या। अगर मैं स्टेप वाइज लिखूं, अच्छे से समझते हैं इसे, एक सेकेंड। सो सबसे पहले तो लेट मी चेंज द कलर सो दैट ब्रेन एक्टिविटी हम और अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले क्या होगा, वही न्यूरॉन्स फायर होंगे, न्यूरॉन्स फायरिंग, है ना, मतलब न्यूरॉन्स रिलीज होंगे, फायर क्या कोई बंदूकें बंदूकें थोड़ी चलती होंगी ब्रेन में, रिलीज होते हैं किस तरह के, जो हमारा प्री फ्रंटल है ना, प्री फ्रंटल व्हाट कॉर्टेक्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज इन्वॉल्व इन रीजनिंग और प्लानिंग। अब आप कहोगे कि मैम हम तो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग कहाँ से आ गया, बेटा इसी में ही सब कुछ समाया हुआ है, मैथ्स, लॉजिकल थिंकिंग, एवरीथिंग इसी के अंदर आ जाता है वो। एंड प्लानिंग, अगर हम कुछ करना हो, ये प्लानिंग ही तो है ना, कि हमने प्लान किया, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम आंसर को चेक करेंगे, तो आप उसको एक्चुअली भी करते हो, लेकिन इसका प्लानिंग भी तो
चाहिए कि एक बार आप अपने दिमाग में करते हो कि हाँ इस तरह मैं अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स रिलीज होंगे। नेक्स्ट इज पैराइटल लोब एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैम ये क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पे रीजनिंग, जिस ब्रेन के एरिया में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग और प्लानिंग, दैट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसमें न्यूरॉन्स रिलीज होंगे। देन पेराइटल लोब एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है? नंबर्स प्रोसेस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा? हिप्पोकैम्पस एक्टिविटी कम इनटू पिक्चर, है ना? अब जो फॉर्मूला आपने रिकॉल करे हैं वो कहाँ से रिट्रीव करे हैं? वो यहीं से तो रिट्रीव हुए हैं, हिप्पोकैम्पस में वो बसे हुए थे, यहाँ से हमने रिट्रीव कर लिए फॉर्मूला, है ना? या फिर कोई भी प्रायर नॉलेज हुई हमारी क्वेश्चन को लेके, हमने ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो पहले किया हो, वो कहाँ पे बसा हुआ है? वो हिप्पोकैम्पस में बैठा हुआ है, वो बता देगा कि हाँ तुमने ये किया हुआ है, कर लो। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। अब देखो इसमें क्या केस हो सकता है? डोपामिन रिलीज हो जाए, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन रिलीज हो जाए। डोपामिन कब होगा? अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो यू विल फील मोटिवेटेड, है ना? मोटिवेटेड फील करोगे, हैप्पी हो जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मान लो कोई मुश्किल सी प्रॉब्लम थी, क्लास में किसी से नहीं हुई, आपसे होगी, डोपामिन रिलीज हुआ, खुशी हुई आपको। या फिर एक और हार्मोन रिलीज हो सकता है इस केस में, दैट इज एसिटाइल एसिटाइल कोलिन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकस, क्योंकि मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो फोकस तो चाहिए, तो ये हो सकते हैं आपके। अब जो हमने एक टर्म पढ़ी थी, ईईजी, ईईजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, CEPH सेफलोग्राम। ओके, ईईजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। अब ईईजी क्या होता है? ईईजी क्या होता है? इट इज, देखो ग्राम है पीछे, हिस्टोग्राम, है ना? कुछ कुछ ग्राफिकल सा रिप्रेजेंटेशन आ रहा है इसके नाम से दिमाग में। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। देखो डरने की कोई बात नहीं है कि क्या भारी भरकम सी टर्म यूज कर दी है। ये एक ब्रेन इमेजिंग डिवाइस होता है, ठीक है? आप कहोगे ब्रेन इमेजिंग क्या होता है? लुक, देयर आर फ्यू डिवाइसेस, few technologies, ठीक है, that are used to get image of your brain, like
देर आर सर्टेन टास्क दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, ओके। जैसे इन आर केस हमने कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर आपका ब्रेन इमेजिंग किया जाए, बेसिकली ईईजी किया जाए, ठीक है, तो ईईजी में ग्राफ बन के आएगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगी आपके ब्रेन की। बेसिकली हम ये देखना चाहेंगे कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट है, उसको चेक करने के लिए ब्रेन इमेजिंग, ओके। यही था जो हमने पीछे पढ़े थे, एफएमआरआई, ईईजी, पीईटी स्कैन, दीज ऑल आर द कंसेप्ट्स यूज्ड टू स्टडी योर वेरियस सेक्टर्स ऑफ योर ब्रेन। अब ईईजी में जो पैटर्न्स आते हैं ना, वो ब्रेन की वेव्स की फॉर्म में आते हैं। जैसे देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। जैसे अगर अल्फा वेव्स आई, मतलब सबका हर तरह की वेव्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर इन केस अल्फा वेव्स आई तो इट स्टेट्स दैट कि आप रिलैक्स्ड हो, काम हो। बीटा वेव्स आई तो एक्टिव थिंकिंग चल रही है आपकी, या फिर कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे हो। डेल्टा वेव्स आई तो डीप स्लीप, आराम से सोए हुए हो। थीटा वेव्स आई तो लाइट स्लीप। मतलब ऐसे कुछ नाम दिए हुए हैं कि इस तरह की वेव्स आई तो इसका मतलब ये है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ईईजी हमारी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व के केस में बीटा वेव्स आई होंगी, है ना, कि कंसंट्रेशन वाली वेव्स आई हैं तो हम इसमें कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है कि ये इतना भारी भरकम आप बता रहे हो, ये सब एग्जाम में लिख के आना है। नहीं, बिल्कुल इतना नहीं लिख के आना है, इतना आई गेस आपके सिलेबस में भी नहीं है। बस ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ ब्रेन एक्टिविटी को, कोई डाउट ना रहे कि किस तरह से ये क्या नया कंसेप्ट आ गया है, इसके बारे में कुछ अच्छे से नहीं पता है। तो ये जस्ट आपको एक एक्सपोजर देने के लिए था कि हाँ, ये सब चलता है ब्रेन एक्टिविटी में। जब भी हम कोई टास्क करते हैं तो ये सब हो रहा होता है। तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है अभी, हम तो अभी बेसिक ही समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये बताना चाहिए ताकि अच्छे से हम इसे समझ पाए। तो आई गेस मैं थोड़ा समझा पाई होंगी। अगर मैं थोड़ा इसको समराइज कर दूं, क्योंकि ये काफ़ी आई गेस ज़्यादा डीप हो गया था, तो अगर हम कहें इन शॉर्ट समराइज करें तो जो मेंटल प्रोसेस हैं हमारे, दे आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, है ना, लाइक थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, या फिर फीलिंग्स, है ना। बट ब्रेन एक्टिविटीज क्या है हमारी? इट इज व्हाट आवर नर्वस सिस्टम डज। अब ये सब पढ़ के आप नर्वस मत हो जाना, क्योंकि सिंपली ये चीज़ें, आपको इतने हॉर्मोन्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक आप अपने आंसर को इफ़ेक्टिव दिखाने के लिए कुछ याद कर सकते हैं, जो भी इजी लगे आपको। बाकी देयर इज़ नो नीड टू पैनिक अबाउट एनीथिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ऑल्सो दीज आर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, है ना। ये तो अगर कोई बायो का बच्चा है उसे तो ये सब पता ही होगा। अब इसमें भी घबराने की बात नहीं, मैम बायो वाले तो अच्छे मार्क्स ले जाएंगे, हम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को समझते हुए। तो मुझे लगता है कि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना
डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे आगे। हमें एक्सपीरियंस भी पढ़ना है, हमें बिहेवियर भी पढ़ना है, और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो हम ऐसे ही एक एक टॉपिक को इलेबोरेटिव वे में पढ़ते जाएंगे। ऑल्सो दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, तो आई वुड लाइक टू से दैट comments are always open for suggestions या फिर डाउट्स। ठीक है, कोई भी आपको सजेशन देना हो कि ये भी ऐड होना चाहिए था, या ये अच्छे से समझ नहीं आया, या आपको कोई डाउट हो, तो कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। प्लीज़ डू कमेंट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है हम कैसे शुरू करें। तो आई होप कि ये उनको हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा। आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो आप दे सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।